नमस्कार। खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज की हम खबर में आपको दिखाएंगे कुछ चुनाव यात्राएं। इस खास बुलेटिन में हमेशा की तरह कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम आपके सामने रखेंगे, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं। अगले आधे घंटे में देश की बड़ी राजनीतिक हलचल पर हम बात करेंगे और चुनावी रण में क्या चल रहा है ये भी आपके सामने ग्राउंड से जानकारी हम पहुंचाएंगे। तो बात कर लेते हैं आज की चुनाव यात्रा की। आइए शुरुआत करते हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की चुनाव यात्रा से। उत्तराखंड के हरियाली से भरपूर पहाड़ों का ये इलाका ऐतिहासिक है। राजनीतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी अहमियत रखता है। ये लोकसभा सीट उत्तराखंड के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। इस मौसम में नैनीताल में पर्यटकों का आगमन होता है और तांता लगा रहता है, लेकिन अब यहाँ भीड़ और खासकर गाड़ियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि कई घंटों तक का जाम लगा रहता है और बहुत से लोगों को मजबूर होकर लौटना भी पड़ता है। आइए देखते हैं क्षेत्र की खूबसूरती, परेशानियों, चुनौतियों और मौके पर समेटती हुई किशोर रावत की ये रिपोर्ट। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस से प्रकाश जोशी मैदान में है, तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बीजेपी के प्रत्याशी है और वो इस चुनावी मैदान में है। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ भारत सरकार के मंत्री इस चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा भी इसी लोकसभा से हुई है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक की कोशिश कर रही है। प्रकाश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कांग्रेस वापसी का संघर्ष। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से केसी पंत और एनडी तिवारी जैसे कई दिग्गज नेता निकले हैं। कांग्रेस यहां से 10 बार जीत चुकी है, तो बीजेपी के 4 बार सांसद चुने गए हैं। जो कांग्रेस है उसके लोग बीजेपी में चले जाते हैं। आज बीजेपी का दौर है तो सब उधर को दौड़ लगा रहे। एक कांग्रेस का दौर होता था तो लोग वहां को दौड़ लगाते थे। तो दोनों एक सिक्के के दो रूप दिखाई देते हैं। संसद से हम यही पूछेंगे, भाई पिछले 5 साल पे हमने नैनीताल को दिया क्या है? ना टूरिज्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाए। अगर टूरिज्म ऑफिसर के यहाँ से आंकड़े लेंगे तो हम पीछे गिर रहे हैं पिछले कई सालों से। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आती है। इस लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नैनीताल की 5 और उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। यहाँ 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं, यानी ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सीट है। ग्रामीण आबादी करीब 63% और शहरी आबादी 36% है। उत्तराखंड की अन्य लोकसभाओं की तरह भी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती है। नैनीताल की 5 और उधम सिंह नगर की 9 विधानसभाएं इस लोकसभा में आती है। ज़्यादातर वोटर नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा में उधम सिंह नगर में आते हैं। यही वजह है कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य निर्दलीय सभी का फोकस उधम सिंह नगर की 9 विधानसभाओं पर है। नैनीताल उधम सिंह नगर से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को टिकट दिया है। अजय भट्ट उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 में यहां से सांसद बने अजय भट्ट का दावा है, इलाके में उनकी सरकार ने सड़क, परिवहन, रेलवे और बिजली के साथ साथ रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर की है। मुझे पुनः एक बार फिर इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया है और मैंने कहीं पर भी अभी तक विकास कार्यों से समझौता नहीं किया है। आप जानते हैं कि हम तो हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए वाले। जिधर जिस कार्यकर्ता को जाना होता है, जिधर प्रभु जिसे ले जाना होता है उधर ले जाते हैं। देखिए, आज हमारे बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में कहा जाता था चाय पिलाने वाला,
गरीब का बेटा, माता जिनकी पोछा लगाती है, झाड़ू पोछा करती है, वो प्रधानमंत्री बनेगा। आज वो प्रधानमंत्री बने ही नहीं, बल्कि तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस जीती थी। 2019 में बीजेपी ने अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा का टिकट दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इसी इलाके में गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नैनीताल का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा और कैंची धाम जैसे धार्मिक स्थलों और काशीपुर, रुद्रपुर और सितारगंज जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं। मुद्दों की बात करें तो नैनीताल के लोगों का रोजगार पर्यटन के आसरे है, लेकिन यहाँ पार्किंग की इतनी बड़ी दिक्कत है कि इस उद्योग पर असर पड़ रहा है। जब सैलानियों के आने का मौसम आता है तो पार्किंग की कमी की वजह से ऐसा जाम लग जाता है कि सैलानी वापस लौट जाते हैं। लोगों को इसका हल चाहिए। पूरा नैनीताल जो है टूरिज्म पे आश्रित है और लगातार सीजन में हम देखते हैं यहाँ पर पार्किंग की काफ़ी असुविधा है। गाड़ी नीचे रोक दी जाती है, अंदर कस्टमर के लिए पार्किंग नहीं है। और हम लोकसभा जो भी प्रत्याशी हैं उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आने वाले दिन में एक बढ़िया सी यहाँ नैनीताल में बड़ी पार्किंग की सुविधा बन जाए, जिससे कि सभी पर्यटक को भी आसानी से सुविधा मिले और हम लोगों का भी रोजगार निरंतर चलता रहे। हमारी मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब मूलभूत ज़रूरतें, जैसे हमारे नैनीताल नगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 तरीके की हमें जो आवश्यकताएं हैं। एक यहाँ के मूल निवासियों के हिसाब से और दूसरी यहाँ में पर्यटन जो व्यवसाय है और जो पर्यटक आते हैं उनके लिए। नैनीताल उधम सिंह नगर के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की भी मांग कर रहे हैं। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। ये इलाका पलायन से जूझ रहा है, उन्हें रोजगार देकर वापस लाने का इंतजाम करना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। किसानों की मांग है कि उन्हें फसलों के उचित दाम मिलें और बारिश और ओलों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नीति लानी चाहिए। अगर हम जनता को कैटेगराइज करें तो सामान्य जनता जो है रोटी कपड़ा मकान की अपेक्षा करती है। मध्यम वर्ग जो है वो रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा तवज्जो देता है और शिक्षा के क्षेत्र को जो महंगाई बढ़ी है उसके लिए चाहेगा कि उसमें कुछ ऐसी योजनाएं आएँ कि सामान्य वर्ग को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत महंगी शिक्षा में कुछ राहत मिले। बेरोजगारी से गुजरना पड़ रहा है, उनको रोजगारी मतलब मिले सब लोगों को। और जो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी मतलब बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं, यहाँ से काफ़ी दूर दूर जाना पड़ रहा है लोगों को, मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग मतलब काफ़ी वो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको यहीं अवेलेबल हो जाएं। सिर्फ एक मुद्दा मैं चाहता हूँ, जो है समान शिक्षा का अधिकार। समान शिक्षा का अधिकार जिस देश में होगा उसका भविष्य भी उज्जवल होगा, उसके बच्चे भी उज्जवल होंगे। और जो नफरत की राजनीति या कैसी भी राजनीति आप कहें, क्योंकि फ़ायदा अल्टीमेटली उसमें पॉलिटिशियंस का ही होता है, तो उसमें पढ़ने के बजाय अगर एक शिक्षा को एक स्वरूप बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य। आप देखिए किसी भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सुविधाएं, अगर जो मूलभूत सुविधाएं ये अगर जनता को मिल जाए तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई चीज़। छोड़े हुए पहाड़ों में जो घर हैं, जो छोड़ी हुई जगह हैं, लोग पलायन जिस तरह से हुआ है उसको कैसे वापस बुलाया जाए। इतना सारा हमारा जो प्रतिभा है पहाड़ों की, वो बाहर जा कर के अलग अलग शहरों में छोटे छोटे पैसे के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ अपने घरों को बंजर, अपनी ज़मीनों को बंजर छोड़ा हुआ है। उन लोगों को किस तरह से वापस बुलाया जा सकता है, किस तरह की नीति सरकार बनाए, उनको वापस किस तरह से बुलाए, किस तरह से रोज़गार करे, किस तरह से अपने प्रदेश का हम भविष्य सुधारें या भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस पर जो भी काम हो सकते हैं वो ज़रूर सरकार को करने चाहिए। इस सीट से कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। ये 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार नाकाम रहे हैं। वैसे प्रकाश जोशी पार्टी हाईकमान के करीबी बताए जाते हैं। मौजूदा सांसद के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इलाके का बिल्कुल विकास नहीं किया है। जो वर्तमान सांसद है उनके पास एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है बताने के लिए जिस पर वो वोट मांग सके, इसीलिए वो मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का इतिहास रहा है। जिस राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने इस लोकसभा को जीता है, केंद्र में उसी की सत्ता बनी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि साल 2024 के इस लोकसभा चुनावों में जनता इतिहास बनाती है या फिर बदलती है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक ऐसे कानून में संशोधन की बात कही जा रही है जो करीब 40 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार ने बनाया था। ये दल बदल कानून है। इस कानून के तहत अगर कोई विधायक या सांसद अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से अधिक विधायक या सांसद दल बदलते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। कानून तो बदल गया, लेकिन नेताओं के दल बदलने पर रोक नहीं लगी। इसलिए कांग्रेस संविधान की अनुसूची 10 में संशोधन करना चाहती है ताकि दल बदलने वाला, चाहे वो एक सदस्य हो, 2/3 से ज्यादा सदस्य हो, सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। देखिए वैभव पलनीटकर की ये रिपोर्ट। न्याय केवल एक शब्द नहीं है, न्याय संघर्ष है, न्याय तपस्या है और न्याय हक है। न्याय पत्र का विमोचन करेंगे, उसको जारी करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो चुनावी वादे किए हैं उसमें संविधान की 10वीं अनुसूची को संशोधित करने का भी वादा है। इसके तहत अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो अपने आप उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। फिलहाल अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता। मौजूदा कानून भी कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। राजीव गांधी जब 404 सांसदों के साथ अभूतपूर्व जीत हासिल करके आए तो 1985 में दल बदल कानून बनाया गया था। दल बदल कानून का मकसद राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, प्रशासन में स्थिरता लाकर लोकतंत्र मजबूत करना और जनता के फैसले को सम्मान देना था। लेकिन दल बदल कानून नेताओं की फितरत नहीं बदल सका। इसके उस प्रावधान का नेताओं ने जमकर फायदा उठाया कि 2/3 से ज्यादा विधायक या सांसद अगर पार्टी बदले तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए और जिस तरह से खरीद फरोख्त के आरोपों के मध्य एमएलएज और एमपीज को दल बदल उनका बहुत बड़ी संख्या में हुआ, जिससे राज्यों की सरकारें गिरी, जिससे राज्यों की सरकारें अस्थिर हुई। मैं समझता हूं कि इसके अंदर अब निर्णायक समय आ गया है कि इस कानून के अंदर संशोधन किया जाए और इस तरह की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और पैसों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मध्य होने वाली लोकतंत्र की हत्या को रोका जा सके। कांग्रेस दल बदलने वाले विधायकों से सबसे ज्यादा पीड़ित है। कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकारें पाला बदलने वाले विधायकों के कारण गिरती रही हैं। 2022 में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार इसका शिकार हुई। 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार का भी यही हाल हुआ था और 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीयू की सरकार गिर गई थी। आंकड़ों से ये भी बात साबित होती है कि दल बदलते हुए नेताओं ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच 405 विधायकों ने अपनी पार्टियां बदली, जिसमें से 42% या 170 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, जबकि सिर्फ 4.4% या 18 विधायक बीजेपी से अलग हुए। 184 विधायक या करीब 45% बीजेपी में शामिल हुए, जबकि कांग्रेस में सिर्फ 38 या करीब 9.5% विधायक आए। उधर बीजेपी कांग्रेस के इन सारे वादों को ख्याली पुलाव बता रही है। इन्हें सिर्फ मलाई खाने की आदत है, किसी तरह से गुमराह करके लोगों को वर्गला के, लोगों को बहका के ये चाहते हैं कि सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन जनता समझती है कि उनकी चिंता करने वाले तो मोदी जी हैं। पिछले 10 साल से समर्पित होके उनके और उनकी ही चिंता कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। तो एक तरफ मेवा खाने वाले लोग, एक तरफ सेवा भाव से काम करने वाले लोग, दोनों में तो अंतर दिख रहा है ना। जो भी हो, कांग्रेस के इस नए प्रस्ताव से दल बदल कानून पर एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं अब वो पब्लिक रैलीज के माध्यम से जनता के बीच में लेके जाएगी। लेकिन क्या लोग इन वादों पर भरोसा करते हैं, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब रेजर वीडियो ऑफ द डे।
कहते हैं खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर सामने फुटबॉल आ जाए तो खेल खेलने की कोई प्रजाति भी नहीं होती। रास्ता चलते एक हाथी के पास जब फुटबॉल आई तो वो भी अपने आप को खेलने से रोक नहीं पाया। देखते हैं आज की वीडियो ऑफ द डे में ये स्टोरी। खबर पक्की में इतना ही। आगे देखिए हॉट टॉपिक अखिलेश शर्मा के साथ।